वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज सीमा, ये पॉलिटी एजुकेटर। आज हम क्लास 12th का चैप्टर 7 पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम चैप्टर 1 से लेकर 6 तक पढ़ चुके हैं। अगर आपने उन चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उन चैप्टर्स की वीडियो देख लीजिए, उसके बाद चैप्टर 7 की वीडियो देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7, समकालीन विश्व में सुरक्षा। समकालीन विश्व में सुरक्षा का मतलब है कि जिस तरीके का विश्व अभी है, उस विश्व में सुरक्षा का क्या महत्व है और क्या मायने हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम पूरे विश्व को सुरक्षित कैसे कर सकते हैं, आपस में मिलके किन चीज़ों से हमें सुरक्षा की ज़रूरत है, किन कारणों से हमें सुरक्षा की ज़रूरत है, इन सभी चीज़ों के बारे में इन चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। इंट्रोडक्शन, परिचय। क्या है सुरक्षा? विश्व राजनीति के बारे में पढ़ते हुए अक्सर हमारा सामना सुरक्षा अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे शब्द से होता है। क्या सुरक्षा देश की भलाई के लिए ज़रूरी है? भारत के सुरक्षा सरोकार क्या क्या हैं? इस अध्याय में हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। बेसिकली इस चैप्टर में हम सुरक्षा क्या है, सिक्योरिटी क्या है, सिक्योरिटी के मायने क्या हैं हमारे लाइफ में, और हमें नेशनल लेवल पर और ह्यूमन के लेवल पर इंडिविजुअल सुरक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सुरक्षा के कैसे स्रोत हैं, कौन कौन से सोर्सेस हैं जिससे हम अपनी सिक्योरिटी को बनाए रख सकते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। और सुरक्षा विश्व की राजनीति के स्तर पर और भारत की राजनीति के स्तर पर भी पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा, सुरक्षा क्या है। व्हाट इज़ सिक्योरिटी? सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरे से आज़ादी। ठीक है, अगर आपको कोई कहे कि आपको वन वर्ड आंसर देना है व्हाट इज़ सिक्योरिटी, सुरक्षा क्या है, तो आप बोल सकते हैं खतरे से आज़ादी। आदमी जब भी अपने घर से बाहर कदम निकालता है तो उसके अस्तित्व अथवा जीवन यापन के तरीकों को किसी न किसी अर्थ में खतरा ज़रूर होता है। क्या नागरिक की नुमाइंदगी करने वाली सरकार हमेशा केंद्रीय मूल्यों का वही अर्थ ग्रहण करती है जो कोई साधारण नागरिक? इस तरह देखें तो हम इन बातों से एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। सुरक्षा का रिश्ता फिर बड़े गंभीर खतरों से है। ऐसे खतरे जिनको रोकने के उपाय ना किए गए तो हमारे केंद्रीय मूल्यों को अपूरणीय क्षति पहुंचेगी। बेसिकली यहाँ पर सुरक्षा के बारे में बात हो रही है कि सुरक्षा का मतलब क्या है, उसका बुनियादी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो हमें किसी भी तरीके के खतरे से आज़ादी, चाहे वो सैन्य खतरा हो, किसी दूसरे सरकार की सेना से खतरा हो, संस्कृति से खतरा हो, सांस्कृतिक ढांचे से खतरा हो, इत्यादि। तो कोई भी व्यक्ति जो है अपने घर से बाहर जब निकलता है तो उसे इनसिक्योरिटी फील होता है। ठीक है, खतरा जान पड़ता है। तो क्या हमें खतरा किसी व्यक्ति के पोजीशन को लेके मानना चाहिए कि हम किसी व्यक्ति की सुरक्षा प्रदान करें, या राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा, हमें अपने राष्ट्र को सुरक्षित रखना है, अपने राष्ट्र के नागरिकों को सुरक्षित रखना है, या वर्ल्ड या विश्व के स्तर पर? अब देखिए यहाँ पर केंद्रीय मूल्यों के बारे में बात हुई है कि हमेशा हम जो सरकार की, अगर हम सुरक्षा की बात करें या फिर हम अपने स्टेट या फिर हम कंट्री की सिक्योरिटी की बात करें तो हम हमेशा केंद्रीय मूल्यों को ध्यान में रखते हैं। ये केंद्रीय मूल्य है क्या? ये ऐसे मूल्य हैं जो अपनी एक अपना ये कंट्री है, इस कंट्री के अंदर जितने भी, इस कंट्री के बाहर के जितने भी देश हैं
उन देशों से बचाने के लिए कुछ हमारे केंद्रीय मूल्य होते हैं, जैसे संप्रभुता, लोकतंत्र, आतंकवाद, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जैसे कि संप्रभुता हो गई, तो हम अपने देश की संप्रभुता को किसी और देश की संप्रभुता के अंडर में नहीं करना चाहेंगे, बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। ऐसे ही हम ये भी नहीं चाहेंगे कि हमारे कंट्री में अदर कंट्री के जो आतंकवादी हैं वो किसी भी प्रकार का हमला कर दें या इस पर कोई भी नुकसान पहुंचाएं। इसी तरीके से हम सुरक्षा की बात समझ सकते हैं और कर सकते हैं। क्या सभी समाजों में सुरक्षा का मतलब एक जैसी सुरक्षा की आवश्यकता होती है? इसके जवाब में हम सुरक्षा की विभिन्न धारणाओं को दो कोटियों में रखकर समझने की कोशिश करते हैं, यानी सुरक्षा की पारंपरिक और अपारंपरिक धारणा। अब देखिए, क्या हमारे जो इंडिया के लिए, क्या भारत के लिए जो सिक्योरिटी का मतलब, सुरक्षा का मतलब है, क्या वही सुरक्षा का मतलब चीन के लिए भी है? ठीक है, क्या भारत के हिंदू जाति के लिए जो सुरक्षा का मतलब है, क्या वही मुस्लिम जाति के लिए भी सुरक्षा का मतलब है? ये सभी सवाल सुरक्षा की अगर हम बात करते हैं तो इसके आसपास इर्द गिर्द घूमते हैं। ठीक, कि क्या एक समूह है उसके लिए जो सुरक्षा के मायने हैं, क्या दूसरे समूह के लिए भी सुरक्षा के वही मायने हैं, वही डेफिनेशन है? क्या एक कंट्री है उसके लिए जो सुरक्षा के मायने हैं, क्या दूसरी कंट्री है, क्या उसके लिए भी वही सुरक्षा के मायने हैं? ये भी एक हमारे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर सुरक्षा के दो हमें मायने बताए गए हैं। सुरक्षा के दो प्रकार एक तरीके से बताए गए, मोटे तौर पर अगर बताया जाए आपको तो एक है पारंपरिक, ठीक, एक है पारंपरिक धारणा और एक है अपारंपरिक धारणा। ठीक, ये दो धारणाएं हैं। इस वीडियो में हम पारंपरिक धारणा के बारे में पढ़ेंगे और वीडियो सेकंड में हम अपारंपरिक धारणा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ लेते हैं पारंपरिक धारणा है क्या। पारंपरिक धारणा, जिसको हम कह सकते हैं बाहरी सुरक्षा। कोई भी कंट्री है वो दूसरी कंट्री से या अपने पड़ोसी देशों से किस प्रकार से सुरक्षा बनाए रखती है और सुरक्षा अपनी कंट्री को सुरक्षा करती है या अपनी कंट्री को, अपने राष्ट्र को सुरक्षित रखती है, इसको हम बोल सकते हैं पारंपरिक या बाहरी सुरक्षा। सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में सैन्य खतरे को किसी देश के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। इस खतरे का स्रोत कोई दूसरा मुल्क होता है जो सैन्य हमले की धमकी देकर संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता जैसी किसी देश के केंद्रीय मूल्यों के लिए खतरा पैदा करता है। अब सुरक्षा के जो पारंपरिक धारणा है, इसमें सबसे ज़्यादा बाहरी सुरक्षा के बारे में बात होती है। कोई एक कंट्री है और वो कंट्री के पूरी बाउंड्री के बारे में, कोई एक कंट्री है, उस कंट्री के पूरी बाउंड्री के बारे में बात हो रही है कि इस बाउंड्री के अंडर में कोई दूसरी बाउंड्री सामने ना आए, या फिर कोई ये कंट्री है, इस कंट्री पे किसी प्रकार का दबाव इस कंट्री का ना हो, तो ये हो गई बाहरी सुरक्षा। ठीक है, बाहर इस कंट्री के जो बाहर के जो देश हैं, इस कंट्री पे कोई भी अपना आधिपत्य स्थापित ना करें। ठीक है, तो सबसे पहले जो यहाँ पर बात कही गई है कि सबसे पहला खतरा क्या है बाहरी सुरक्षा में, तो सबसे पहला खतरा है सैन्य खतरा, यानी कि सैनिकों से खतरा। दूसरे देश की कंट्री के दूसरे देश के जो सैन्य शासन है या सैन्य ताकत है, वो किसी कमज़ोर देश पे अपना आधिपत्य ना स्थापित कर ले। ठीक है, और ये जो सैनिक होते हैं ये युद्ध करते हैं, ठीक है, वॉर करते हैं, और एक देश है, ठीक है, ये एक देश है और ये दूसरे देश की सेना,
ये देश कमज़ोर है और ये देश ताकतवर है, ठीक है, पावरफुल है, तो इस देश की जो सैनिक क्षमता है या सैनिक हैं, मिलिट्री पावर है, वो इस देश की मिलिट्री पावर पर हावी हो जाएगी और इसको, इसकी सिक्योरिटी, इसकी सुरक्षा पर खतरा हो जाएगा। आम स्त्री पुरुष को भी युद्ध में हानि उठानी पड़ती है। अक्सर निहत्थे और आम औरत मर्द को जंग का निशाना बनाया जाता है। उनका और उनकी सरकार का हौसला तोड़ने की कोशिश होती है। अब देखिए, किसी भी कंट्री को कमज़ोर बनाने के लिए, जो पावरफुल कंट्री है, जिसके पास जो शक्ति संपन्न देश है, वो देश अपने देश की सैनिक जो टुकड़ी है वो कमज़ोर देश में लेकर जाएगी और वो कमज़ोर देश में जाने के बाद वहाँ के सैनिक उस कमज़ोर देश की जनता को परेशान करना स्टार्ट करेंगे, जिससे उस देश का जो हौसला है, उस देश की जो पावर है, जो कॉन्फिडेंस है, वो लो हो जाए। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखा है हौसला तोड़ने की बात होती है। बुनियादी तौर पर किसी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में 3 विकल्प होते हैं। ठीक है, हम बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें सुरक्षा के, जो बाहरी सुरक्षा है, तो उसमें बुनियादी तौर पर 3 तरीके ऐसे होते हैं जिससे कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री से, जो पावरफुल कंट्री है, उससे खुद को बचा सकता है। तो पहला तरीका क्या है? आत्मसमर्पण। ठीक, पहला तरीका क्या है? आत्मसमर्पण। इस तरीके में जो पावरफुल कंट्री है और जो वीक कंट्री है, ये जो वीक कंट्री है, इस पावरफुल कंट्री के सामने घुटने टेक दे। ठीक है, घुटने टेक दे, यानी कि हार मान ले और इसकी बात मान ले। आत्मसमर्पण करना तथा दूसरे पक्ष की बात को बिना युद्ध किए मान लेना, अथवा युद्ध में कोई सरकार भले ही आत्मसमर्पण कर दे, लेकिन वह इसे अपने देश की नीति के रूप में कभी प्रचारित नहीं करना चाहेगी। इस कारण सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने में होता है, जिसे अपरोध कहा जाता है। ठीक, ये जो आत्मसमर्पण है, ये पावरफुल कंट्री के अंडर में आ जाएगा, जो वीक कंट्री है। ठीक है, जो कमज़ोर देश है, वो जो ताकतवर देश है, उसके अंडर में आ जाएगा। लेकिन जो वीक कंट्री है, जो कमज़ोर देश है, वो कभी ये नहीं चाहेगा कि उसकी स्वतंत्रता भंग हो जाए। ठीक, और वो जो पावरफुल कंट्री है, उस कंट्री के कल्चरल को अपनाए और अपनी सुरक्षा को बिल्कुल ही बर्बाद कर दे। हालांकि कुछ टाइम के लिए वो पावरफुल कंट्री की बात मान सकता है, खुद की सुरक्षा के लिए, अपनी जनता की सुरक्षा के लिए, लेकिन पूरी तरीके से वो ये नहीं चाहेगा कि पावरफुल कंट्री की ही बात मानी जाए और उस देश में प्रचार प्रसार किया जाए। और इसी नीति को हम क्या कहते हैं? अपरोध की नीति, यानी कि कोई भी विरोध हो रहा है उससे पहले ही उसमें एक अपरोध आ जाए और वो युद्ध की स्थिति टल जाए। और युद्ध को सीमित करने अथवा उसको समाप्त करने से होता है, जिसे रक्षा कहा जाता है। ठीक, मैंने आपको बताया। अब जो सेकंड तरीका है, जो दूसरा तरीका है युद्ध को रोकने का और सुरक्षा प्राप्त करने का, वो क्या है? शक्ति संतुलन। एक देश को अपने अड़ोस पड़ोस में देखने पर पता चलता है कि कुछ मुल्क छोटे हैं और कुछ बड़े। उदाहरण के लिए, कोई देश अपने ताकतवर होने का कोई प्रकटीकरण ना दे, तो ये नहीं समझना चाहिए कि वह देश युद्ध नहीं करेगा या अन्य राष्ट्रों की संप्रभुता को कोई ठेस नहीं पहुंचाएगा। यानी कि अब देखिए,
शक्ति संतुलन, बैलेंस्ड ऑफ पावर, ठीक, बैलेंस्ड ऑफ पावर। यहाँ पे जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं उनकी पावर को क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। उनकी कंट्रीज़ को क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है, यानी कि एक ऐसी स्थिति उत्पन्न की जाती है कि वो युद्ध की स्थिति को छोड़ के गठबंधन की स्थिति या फिर सहयोग की स्थिति में आ जाए। एक देश को अपने अड़ोस पड़ोस में देखने पर पता चलता है कि कुछ मुल्क छोटे हैं और कुछ बड़े। अब देखिए, मान लीजिए कि ये भारत है, ठीक, भारत केंद्र में है और इसके पड़ोसी देश जो हैं, कुछ पड़ोसी देश का भू क्षेत्र छोटा है और कुछ का बहुत बड़ा है। तो ये भारत ये तो देख रहा है ना कि जो मेरे से छोटे देश हैं, ठीक, लैंड में जो मुझसे छोटे देश हैं उन पर मैं आक्रमण करके अपने अंडर में कर सकता हूँ और अपनी बात मनवा सकता हूँ, ठीक। और वहीं पे जो कंट्री बहुत बड़ी है, भारत से बड़ी है, भारत को पता है कि मैं उससे बराबरी तो कर सकता हूँ लेकिन मैं इसको अपने अंडर में नहीं कर सकता। तो यहीं पे बैलेंस पावर होती है, ठीक है। तो ये आपस में कुछ ऐसे सहयोग करेंगे, कुछ ऐसी संधियाँ बनाएंगे जिससे पावर का बैलेंस रहेगा। या फिर कोई एक कंट्री जो पावरफुल नहीं हो सकती लेकिन दूसरी कंट्री को पावरफुल बनने से रोक नहीं सकती लेकिन खुद पावरफुल बनने की कोशिश कर सकती है, ठीक है। उदाहरण के लिए कोई देश, ये हो गया, इसी कारण कोई सरकार या देश अन्य देशों से शक्ति संतुलन का पलड़ा अपने पक्ष में बैठाने के लिए जी तोड़ कोशिश करता है। शक्ति संतुलन बनाए रखने की यह कवायद ज़्यादातर अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने की होती है। कोई भी एक राष्ट्र है, दूसरे राष्ट्र जो पावरफुल राष्ट्र है उससे बराबरी करने के लिए वो अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाता है, अपनी शक्ति को और बढ़ाने की कोशिश करता है कि अगर पावरफुल कंट्री ने कभी मुझ पे हमला किया तो मैं एटलीस्ट उसका सामना तो कर पाऊँ, अपनी स्वतंत्रता, अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए। और जो तीसरा यहाँ पर बुनियादी सुरक्षा का ऑप्शन है वो क्या है, गठबंधन का, ठीक है। ये तीसरे तरीके से भी सुरक्षा को हम सुरक्षित रह सकते हैं, कोई भी अपने आप को कंट्री बचा सकती है। गठबंधन में कई देश शामिल होते हैं और सैन्य हमले को रोकने अथवा उससे रक्षा के लिए समवेत कदम उठाते हैं। गठबंधन राष्ट्रीय हितों पर आधारित होते हैं और राष्ट्रीय हितों के बदलने पर गठबंधन भी बदल जाते हैं। अब देखिए, कोई भी कंट्री है, ठीक है, कोई भी छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं या फिर कोई भी बहुत पावरफुल कंट्रीज़ हैं, ये पावरफुल कंट्रीज़ हैं, मान लीजिए यूएसए हो गया, चीन हो गया, ठीक है, फ्रांस हो गया, ये सब पावरफुल कंट्रीज़ हैं ना। ये सभी यूएसए, चीन और फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब पावरफुल कंट्रीज़ हैं। तो इसके पास भी मोस्ट पावरफुल कंट्री है, ठीक है। विश्व एक ध्रुवीय भी रहा है तो एक ध्रुवीय विश्व के शक्तिशाली राष्ट्र यही रहा है। चीन भी पावरफुल कंट्री है, तेज़ी से विकास कर रहा है, विकसित राष्ट्र है, और फ्रांस भी, ठीक है। तो ये तीनों ही पावरफुल कंट्रीज़ हैं। अब ये अपनी पावर को एक दूसरे से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करते करते युद्ध की स्थिति ना आ जाए। इस युद्ध की स्थिति को रोकने के लिए ये सभी आपस में गठबंधन कर सकती हैं जिससे युद्ध की स्थिति कम हो जाए, या फिर किसी भी अपने विवाद पर या मतभेद पर संधि कर सकती हैं, ठीक है, ट्रीटी साइन कर सकती हैं। गठबंधन राष्ट्रीय हितों पर आधारित होते हैं और राष्ट्रीय हितों के बदलने पर गठबंधन भी बदल जाते हैं। कोई भी कंट्री है अगर वो गठबंधन कर रही है तो उसमें पूरे राष्ट्र के लिए हित शामिल होते हैं, ना कि किसी एक व्यक्ति के लिए। और जैसे ही ये परिस्थितियाँ टल जाती हैं वैसे ही ये संधियाँ भी
खत्म हो जाती हैं। अधिकांश गठबंधनों को लिखित संधि से एक औपचारिक रूप मिलता है और ऐसे गठबंधनों को ये बात बिल्कुल स्पष्ट रहती है कि खतरा किससे है। किसी देश अथवा गठबंधन की तुलना में अपनी ताकत का असर बढ़ाने के लिए देश गठबंधन बनाते हैं। ठीक, कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र से बचने के लिए, किसी भी तरीके की सुरक्षा प्राप्त करने के लिए या सुरक्षित रहने के लिए गठबंधन बनाते हैं और युद्ध की स्थिति ना हो, शांति स्थापित रहे, इसके लिए भी गठबंधन बनाए जाते हैं। सुरक्षा का परंपरागत धारणा में माना जाता है कि किसी देश की सुरक्षा को ज़्यादातर खतरा उसकी सीमा के बाहर से होता है। इसकी वजह है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। कोई भी राष्ट्र है, उसे सुरक्षा किससे करनी होती है? उसे सुरक्षा अदर कंट्रीज से करनी होती है, अपनी कंट्री की। ठीक है, तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी कंट्री है, उसे पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कंट्री को सुरक्षित रखने के लिए परंपरागत तरीके की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि बाहरी सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, इस टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ से अगर मैं आपको बताऊं कि एक क्वेश्चन आ सकता है, जो क्वेश्चन है कि आप सुरक्षा की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज़ सिक्योरिटी। ठीक है, डेफिनेशन क्या हो सकती है इसकी, और सुरक्षा की पारंपरिक धारणा क्या है। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के जो बुनियादी ढांचे हैं वो क्या हैं। ठीक है, ठीक, बुनियादी स्थिति में 3 विकल्प कौन से हैं, मतलब कि ये कि जो पारंपरिक जो सुरक्षा है, जो बाहरी सुरक्षा है, वो हम किन 3 तरीकों को अपनाकर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ से यही 2 क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो हम पढ़ेंगे तो उसमें से आपको एक क्वेश्चन ये बनेगा कि बाहरी सुरक्षा क्या है और आंतरिक सुरक्षा क्या है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।